कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा अभी अर्थ संधि के अंदर दीर्घ संधि चल रहा है। तो दीर्घ संधि का अगला सूत्र हम देख रहे हैं। उसके अंदर अगला सूत्र आता है हमारा दूरात धूते। इसका अर्थ होता है दूर से संबोधन यानी कि पुकारना। दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य के टी की प्लुत संज्ञा होती है। इसके अंदर वर्ण आया है टी और एक आया है प्लुत संज्ञा। ठीक है। अब सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, टी की बात कही। तो टी तो हम जानते हैं अचो अंत्य टी, कि अचो के मध्य में जो अंतिम टी होता है या टी जिसके प्रारंभ में ऐसा जो वर्ण होता है वो टी होता है ना। तो उस टी की क्या होती है, प्लुत संज्ञा होती है। यानी कि उस टी को हम प्लुत संज्ञा करते हैं। प्लुत संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत त्रैमात्रिक हो गया। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक होता है। यानी कि जब हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं है ना, तो वो प्लुत हो जाता है। तो जब दूर से हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहां पर जो वाक्य का जो टी होता है, जो कि अगले वर्ण से जोड़ने वाला जो वर्ण है वो टी कहलाएगा, स्वर है ना। तो वो क्या है, स्वर या व्यंजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो टी कहलाएंगे। तो वो क्या होते हैं, वो प्लुत संज्ञक होते हैं। ये इन्होंने एक प्लुत संज्ञा की परिभाषा दी है कि प्लुत संज्ञा क्या होती है। तो प्लुत संज्ञा ये होती है कि जो टी होती है उसको जब हम प्लुत स्वर के रूप में खींचते हैं तो उसको हम प्लुत संज्ञा कहते हैं। इसके आगे अगला जो सूत्र है वो सूत्र आता है प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। अब ये क्या कहता है कि प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक जो वर्ण होते हैं, यानी कि एक तो प्लुत संज्ञक वर्ण हुए और दूसरा होया प्रग्रह्य संज्ञक। प्लुत और प्रसंज्ञक वर्णों के बाद अचि अच हो तो वह नित्य यानी कि प्रकृति भाव है ना, वह नित्य होता है। यानी कि उसका प्रकृति भाव होता है। और प्रकृति भाव क्या होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो प्रकृति भाव है। ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हम अपना अगला जो है वो इसका उदाहरण देखते हैं हम, जिससे कि आप इसको थोड़ा स्पष्ट हो सकेगा। तो इसका उदाहरण है जैसे कि आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि ये जो सेंटेंस दिया गया, आगच्छ आओ कृष्ण अत्र गोश्चरति, यहाँ गाय चरती है। अब यहाँ पर कृष्ण को आवाज दी जा रही है। संबोधन किसको दिया जा रहा है, कृष्ण को। इसने क्या कहा, दूर से संबोधन देते हैं, प्रयुक्त होते हैं तो अंतिम वाक्य के टी की, वाक्य का टी यानी कि ये जो कृष्ण है, इस कृष्ण का अ जो है वो क्या है, उसकी टी संज्ञा हुई है। ठीक है। तो ये टी अ जो है ये क्या हो गया, टी संज्ञक वर्ण है। तो टी संज्ञक वर्ण होने से इसकी प्लुत संज्ञा हुई है। तो प्लुत संज्ञा होने से जो तीन जो शब्द संख्या है ये प्लुत स्वर को दिखा रहा है, इसकी मात्रा को दिखा रहा है कि तीन मात्रा तक का प्रयोग। ठीक है। तो प्रश्न की टी संज्ञक होने से इसकी प्लुत संज्ञा हुई है। और जब प्लुत संज्ञा होती है तो क्या कहता है अगला सूत्र हमारा कि प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, कि यदि प्लुत या प्रग्रह्य वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में, और पीछे स्वर हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव होता है, हम जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो अब इस प्रश्न के अंदर अ टी है और उसके बाद में अत्र का अ है। ठीक है। तो यहां पर ये अ और ये
ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, दीर्घ संधि बना रहे हैं, अक सवर्ण दीर्घ से। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि जो बना रहे हैं, दीर्घ संधि का अपवाद के रूप में ये सूत्र आता है। और ये सूत्र क्या कहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी तो कृष्ण अत्र गो चरते, यही सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला सूत्र आता है, क्योंकि जैसे कि प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम कहा है, तो प्लुत तो उन्होंने बता दिया कि प्लुत क्या होता है। अब प्रग्रह क्या होता है उसको ये अगले सूत्र में बता रहे हैं कि प्रग्रह क्या होता है। प्रग्रह के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया है, इदु देत द्विवचनम प्रग्रह्यम। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि इद इकारांत, उद उकारांत और एद एकारांत। ठीक है, एकारांत द्विवचनम, द्विवचन में प्रग्रह्यम, प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब कि यदि किसी शब्द रूप का द्विवचन इकारांत है, उकारांत है या फिर एकारांत है, तो उसकी प्रग्रह्य, अंतिम वर्ण की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। ठीक है, अब क्योंकि शब्द रूप जो चलते हैं वो आप जानते हैं कि शब्द रूप सातों विभक्तियों में चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने पर्टिकुलर ये क्या कहा, द्विवचन। द्विवचन के अंदर ऐसा शब्द रूप जिसका कि अंतिम वर्ण इकारांत हो या उकारांत हो या एकारांत हो, दीर्घ होना चाहिए, है ना, ई उ या ए, अंत जिसका इन स्वरों के साथ में होता है, तो ऐसे उस शब्द, उसकी स्वर की क्या हो जाती है, प्रग्रह्य संज्ञा होती है। और जब अगर प्रग्रह्य संज्ञा होगी तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होने पर क्या हो जाएगा कि संधि नहीं होगी उसके अंदर। अब कैसे होगी, जैसे कि इसका उदाहरण हम देखें, हरि ये तो। ठीक है, अब यहां पर जो ये हरि जो शब्द है, ये हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, हरि, और फिर है एतो। अब इसके अंदर हर में ई है और उसके बाद ए और तो है, ये इकारांत है। इसने क्या कहा कि द्विवचन में इकारांत अगर है तो द्विवचन, तो ये प्रग्रह्य संज्ञा होगा। अगर इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हमने इस सूत्र से की, इदुदे द्विवचनम से प्रग्रह्य संज्ञा हुई, तो प्लुत प्रग्रह्या अचिनित्यम। सूत्र से क्या होगा, प्रकृति भाव। ठीक है, और प्रकृति भाव होगा तो ये रूप ऐसा ही रहेगा, यानी कि कोई संधि नहीं होगी और ये हरि ए तो बनेगा। ठीक है, हरि ए तो रूप ही बनेगा हमारा, ऐसे ही देख लो इसको। अब आप इसके अंदर देखो, अब यहां हम जैसे देखते हैं ई है और फिर ए है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ई और ए, ई के बाद में ए आ रहा है, कौन सी संधि होती है यहाँ पे, यण संधि होती है, ई को यणची, है ना। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है जब कोई स्वर प्रयोग होता है, यहाँ पर यण संधि हो रही है, यण संधि को ये बाधित कर रहा है ये सूत्र। तो ये इन्होंने उदाहरण दिया है कि एक उदाहरण ये है। इसी तरह से उकारांत का उदाहरण देखते हैं, विष्णु इमो, यहां पे भी यही है कि विष्णु उ और इमो, है ना। अब जब ये बात करते हैं तोड़ते हैं इसको, उ उकारांत हो गया, द्विवचन का प्रयोग है, विष्णु शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन विष्णु, उ और इमो, यहां पर इस सूत्र से उ की प्रग्रह्य संज्ञा, प्रग्रह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रग्रह्य चिन्हित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर के ये विष्णु इमो रूप ही रहेगा।
और यहां पर भी यही चीज है कि ऊ आ रहा है, तो यहां पे क्या संधि हो सकती है, ई के स्थान पर यह होता है, ऊ के स्थान पर वह होता है, यहाँ भी यण संधि है ना, यण संधि को भी ये बाधित कर रहा है, यहाँ पर भी यण संधि को बाधित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यण संधि नहीं होगी, और इन्होंने क्या किया कि प्रकृति भाव करके और ये विष्णु विभो उन्होंने रूप दिया ऐसा कैसा। अब अगर हम एकारांत की बात करें कि एकारांत का इसका उदाहरण क्या है, तो एकारांत के उदाहरण में देखते हैं गंगे अमू। ठीक है, ये जनरली स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में एकारांत होता है, ये द्विवचन। तो ये गंगा शब्द से है, तो गंग ए और अमू। ठीक है, ये एकारांत हुआ, ये आ गया यहाँ पे एकारांत। एकारांत से द्विवचन की क्या हुई, प्रग्रह संज्ञा हुई, प्रग्रह संज्ञा इस सूत्र से, और उसके बाद में प्लुत प्रग्रह आचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर के ये गंगे अमू ही रूप रहेगा यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर प्रकृति भाव नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में ए प्लस कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, ए के स्थान पर अयादेश होता है, अयादि संधि है ना, तो ये अयादि संधि का बात करता है, अयादि संधि को यहाँ पे। तो ये जो है आपकी क्या हुआ कि ये एक प्रग्रह संज्ञक बताया है कि ये प्रग्रह संज्ञक है। इसके आगे वाले सूत्र में भी ये दिखा रहे हैं कि इसके अलावा और प्रग्रह वर्ण कौन से होते हैं, प्रग्रह संज्ञक और किन वर्णों की होती है उसके बारे में बता रहे हैं अगले सूत्र में। उस सूत्र में इन्होंने दिया है अदसो मात। क्योंकि प्रग्रह संज्ञा शब्द रूपों की होती है, यहां पर इन्होंने ये बिल्कुल क्रिया शब्द का निर्देश, शब्द रूप का निर्देश किया है अदस। अदस का अर्थ होता है वह। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर अदस शब्द है, इसका जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो अदस शब्द का ऐसा रूप जिसका कि अंतिम जो है वो इकारांत है, अंतिम पद, या उकारांत हो या फिर एकारांत हो। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। अब इसमें इन्होंने द्विवचन नहीं कहा कि केवल द्विवचन ही हो, पिछले वाला जो सूत्र था उसने क्या कहा था कि द्विवचन का रूप होना चाहिए, और मात्रा कौन सी होनी चाहिए, इकारांत उकारांत या एकारांत होनी चाहिए। लेकिन इस सूत्र में क्या कहते हैं कि मकर के मकारांत है ना, यानी कि अदस शब्द अगर मकारांत है जिसके कि पीछे म आ रहा है, इस अदस शब्द रूप को चलाते समय में जिसके अंत में म आ रहा है वो म यदि इकारांत है, उकारांत है या एकारांत है, यानी कि मी है, मुंह है या में, ये अगर शब्द रूप बनता है इस अदस शब्द से तो इनकी क्या हो जाती है, प्रग्रह संज्ञा होगी इनकी। ठीक है, और प्रग्रह संज्ञा होगी तो क्या होगा, वही प्रकृति भाव होगा, और प्रकृति भाव होगा तो उसके अंदर संधि कार्य नहीं होगा, ये भी कहा है। अब अदस की जब हम बात करते हैं तो अदस के अंदर इसको बार थोड़ा इसमें लिख देते हैं कि यदि अदस, सूत्र का अर्थ लिख देते हैं, अदस शब्द के अंग मकार से परे, यानी अदस शब्द रूप जो चल रहा है अदस, असो अमु अमी है ना, इस प्रकार से, या असु असो अमु अमुनी, इस प्रकार से चलता है इसका। तो ये जो रूप चलते हैं इसके, तो इसके अंदर क्या बताना है कि अदस शब्द के अंग मकार से परे इकार, उकार, हो तो प्रग्रह संज्ञक होते हैं। ठीक है, अब प्रग्रह संज्ञक होते हैं जब ये कहा। अब इसके उदाहरण के रूप में जब बात करते हैं इसकी, तो बात में क्या आएगा, उदाहरण के रूप में देखें तो एक आता है हमारा अमी ईशा। ठीक है, अमी प्लस ईशा, अम
ई और ईशा। ठीक है, ये शब्द बन गया हमारा। अब आप इसके अंदर देखो कि ये अदस शब्द का रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ये, असौ, अमु, अमी। ठीक है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन का रूप है। अब इसके अंदर क्या है ना कि मकारांत है, क्योंकि म इसके अंत में आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है ई। इसने क्या कहा, इकारांत होना चाहिए, ई आ रहा है। अब इसके तो और इसके बाद में ये स्वर है, तो ये क्या कहा इन्होंने कि इस सूत्र से, अदसो मार्क सूत्र से इसकी इसकी किसकी, इस ई की प्रग्रह संज्ञा होगी, और प्रग्रह संज्ञा होती है तो प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, और फिर अच भी है इसके पीछे, है ना, तो अचिनित्यम। इस सूत्र से क्या हुआ, प्रकृति भाव, और प्रकृति भाव होकर के ये शब्द ऐसा ही रहेगा, अमी ईशा ही रहेगा ये। लेकिन अगर प्रकृति भाव नहीं होता, संधि करेंगे तो ई प्लस ई, कौन सी संधि हो जाएगी, अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो जाएगी, ई आ जाएगा यहाँ, तो शब्द क्या बन जाएगा, अमीशा, दीर्घ संधि ना, ये कि इसलिए तो प्रकृति भाव करके और ये चीज बताइए कि अमीशा रूप बनता है। अब आप देखो कि अदस्य शब्द जो है, उस अदस्य शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन इकारांत होता है, पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग में, और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन उकारांत होता है। ये होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है ये। और नपुंसक लिंग में जब देखें तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन उकारांत होता है नपुंसक लिंग में। यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर प्रथमा विभक्ति के अंदर द्विवचन जो है वो तीनों में, नपुंसक लिंग तीनों आ गया इसमें। ये इसके अंदर ये होती है, ये क्या कहलाते हैं, मकारांत कहलाते हैं। और मकारांत होने के बाद में जब इसके पीछे आपका इकार या उकार आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रूप बदलता है, और बदलने का प्रकृति भाव होगा, प्रग्रही संज्ञा होगी, और वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक उदाहरण हमने अमीशा देखा, एक उदाहरण हम देखते हैं, और ये जो है वो अमु आसाते मकारांत उ, फिर आसाते उ की प्रग्रही संज्ञा, अदसो माथ से, और कुलुत प्रग्रया अचि नित्यम से प्रकृति भाव, और हमारा शब्द अमु आसाते ही रहेगा, संधि नहीं करेंगे, प्रकृति भाव नहीं करेंगे, तो यहां पर उ और आ इको यणची
से यण आदेश होगा, य तो ये यण संधि को बाधित करेगा यहाँ पर, और इस प्रकार से इसका रूप जो है वो सिद्ध होता है। अब अगले सूत्र में हम देखते हैं, अगला सूत्र आ रहा है हमारा चादयो असत्व। इसके पहले वाले सूत्र में हमने प्रग्रही संज्ञा पढ़ी, अब यहाँ पे ये दूसरी संख्या दिखा रहे हैं, एक नई संख्या को लेकर के आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, चादयो असत्वे। असत्वे का अर्थ होता है कि जो किसी के द्वारा संबोधित नहीं किया जाता, या कह सकते हैं कि जो द्रव्य नहीं है। असत्वे जो द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है। एक जनरली हम देखते हैं कि द्रव्य क्या होता है, तो पदार्थ होते हैं द्रव्य, जो कि हम किसी को किसी किसी रूप में हम उसको जानते हैं, किसी ने, चाहे वो लिंग के रूप में जाने, चाहे हम उसको संख्या के रूप में जाने, चाहे हम उसको संज्ञा के रूप में जाने, सर्वनाम के रूप में जाने, किसी न किसी रूप में हम जानते हैं और किसी न किसी शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे शब्द जिसको कि वो शब्द तो प्रयोग तो होता है वाक्य के अंदर, लेकिन अलग से व्यक्तिगत रूप से हम उसको शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो चादी कहलाते हैं। तो जो द्रव्य नहीं है, ऐसे चादी गणों की निपात संज्ञा होती है। ठीक है, अब ये नया शब्द आया निपात संज्ञा। निपात आप जानते हैं, उपसर्ग अव्यय विकरण निपात, निपात। ठीक है, अब निपात संज्ञा होती है। अब निपात जो शब्द है, ये जनरली इसके अंदर सब शब्द आ जाते हैं, जिसमें कि चादी गण भी आ जाता है, प्रादयः भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसको और अव्यय वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर, वो भी कह सकते हैं हम इसको। अब जब हम बात करते हैं कि चादी है, तो च आदि जितने भी शब्द है, च है, अथ है, खल्लू है, नूनम है, ननु है ना, ये इस प्रकार के शब्द हैं कि जो केवल शब्द तो हैं, ये अपना अर्थ भी देते हैं, लेकिन ये हम पर्टिकुलर कहीं हम प्रयोग नहीं करते, इसका अकेले इस शब्द का प्रयोग हम कहीं नहीं करते, तो ये निपात कहलाते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं वो चादी आते हैं, चादीगण कहलाता है, और चादीगण में ये निपात कहलाते हैं। यानी चादीगण, जैसा कि हमने पहले पूर्व सूत्र में पढ़ा है, शकंद्वादिषु गण, है ना, तो शकंद्वादी गणों के अंदर, अब गण जो है वो गणपाठ के अंदर पाणिनि ने जो बुक लिखी है, किताब लिखी गणपाठ, उसके अंदर उन्होंने शकंधु की तरह बहुत सारे शब्दों का उल्लेख उसके अंदर किया है। तो इसी प्रकार से ये चादीगण कहा है, तो चादीगण के अंदर भी उस गणपाठ के अंदर च आदि से मिलने वाले अनेक शब्द मिलेंगे जो कि चादीगण के अंतर्गत आएंगे, उसको चादी कहेंगे हम। ठीक है, तो ये चादीगण जो होती है उसकी निपात संज्ञा होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर शब्द तो होते हैं, शब्दांश कह सकते हैं इसको, शब्द होते हैं, ये अलग से होते हैं, लेकिन अर्थ भी होता है, इनका अर्थवान भी होता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि च, नॉर्मली इसका अर्थ होता है च यानी और होता है, लेकिन जब दो चीजों को हम जोड़ रहे हैं तो वहां पर हम च का प्रयोग करते हैं, राम च कृष्ण च, है ना। अब यहाँ पे च का प्रयोग किया हमने, तो ये जो च का प्रयोग हम करना, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं चादी कहलाते हैं, इनकी निपात संज्ञा होती है। तो एक तो इन्होंने ये कहा, तो इसको हम निपात संज्ञा के रूप में इसको गिनेंगे, तो ये निपात संज्ञा कहे जाएंगे, समूह के अंदर आते हैं, तो एक निपात संज्ञा तो इसकी होती है। ठीक है, चादी की, ऐसे चादी गणों की। इसी के साथ में अगला जो जुड़ता हुआ सूत्र आ रहा है वो आ रहा है प्रादय। ठीक है, ये प्रादय भी ये क्या कह रहा है कि प्रपरा आदि की भी निपात संज्ञा होती है, यानी इनको भी निपात कहते हैं। ठीक है, अब प्रपरा, अनु, उप, सम, वि, दूर, ये जितने भी ये 22 ये पढ़े हम इसको उपसर्गों के रूप में जानते हैं इनको, है ना, इनको हम क्या जान रहे हैं, उपसर्गों के रूप में, इनको उपसर्ग को मिल जाते हैं, इनको प्रादय कहा है, इनकी संख्या निश्चित है। ठीक है, 22 उपसर्ग माने जाते हैं, 22 है ये, लेकिन इनको ये वैसे इनको निपात ही कहेंगे हम। प्रपरा जब अलग से शब्द हैं, प्रपरा, अनु, अव, उप, दूर, निस, ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द निपात कहे जाएंगे। कब तक निपात कहे जाएंगे, जब तक कि इनका संयोग जो है वो किसी धातु के साथ में नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना सूत्र एक, उपसर्गा क्रिया योग्य, एक सूत्र हमने पढ़ा था ना, उपसर्गा क्रिया योग्य, यानी कि क्रिया के साथ में जब योग होता है ऐसे निपातों का, तब वो उपसर्ग कहलाते हैं। उनकी उपसर्ग संख्या तब होती है जब वो धातुओं के साथ में जुड़ते हैं, अवगच्छति, अवगम्यति,
अवगम्यते, है ना। इस प्रकार से अधिगच्छति, अनुगच्छति, अवतिष्ठति, अधितिष्ठति, इस प्रकार के जब प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे निपात शब्द जिनका की प्रयोग क्रिया के लिए किया जाता है, धातुओं के साथ भी किया जाता है, तब उनको उपसर्ग कहा जाता है और गति भी कहा जाता है। ये दो नाम है इनके, उपसर्ग कहा, गतिष्ठ, ये भी कहते हैं इसको, है ना। तो उपसर्ग और गति इन दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो निपात जो वर्ण है, वो निपात जो वर्ण है, शब्द है अपनारे, वो क्या कहते हैं, तो उपसर्ग होते हैं जब क्रिया के साथ जुड़ते हैं, गति भी कहलाते हैं वो, और च आदि जो कि किसी के साथ जुड़ते नहीं है, अलग अस्तित्व है, ये एक तरह से इसको हम अव्यय के रूप में कह सकते हैं इसको, ठीक है। लिंग विभक्ति वचन काल वगैरह में ये परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी के साथ में जुड़ते जरूर हैं, लेकिन ये अपने में ही अलग होते हैं, अपना इनका खुद का अलग अस्तित्व है, ये किसी के साथ मिलकर के अपने रूप को बिगाड़ते नहीं है, न किसी लिंग के साथ बिगाड़ेंगे, ना वचन के साथ बिगाड़ेंगे, किसी के साथ में रूप नहीं बिगाड़ते, जैसे वैसे रहेगा। वह धीरे चलता है, सह शनैः चलति, सा शनैः चलति, शनैः अव्यय शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो कि कहीं परिवर्तित नहीं होते हैं, वो भी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है, वो अव्यय होते हैं। ऐसे शब्द जिनका कि हम अलग से कहीं प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी वाक्य के साथ में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे जो चादी होते हैं, वाक्यों के साथ में प्रयुक्त होते हैं, प्र आदि जो होते हैं वो धातुओं के साथ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये प्रादि कहलाते हैं और वो ऊपर चादी कहलाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, इनकी भी निपात संज्ञा होती है, ठीक। अब जब निपात संज्ञा होती है तो क्या होता है, उसको हम देखते हैं आगे। अगला सूत्र बता रहा है कि निपात संज्ञा जो होती है, जिन वर्णों की, या जो निपात संज्ञक होते हैं, उनका क्या होता है। तो अगला सूत्र जो है वो दिखा रहा है, निपात एकांग एका जनांग। अब इसके अंदर वो बताएं कि निपात कौन कौन से हैं, किसको हम निपात कहते हैं। एक बार तो पहले ये बता दें, इसके अलावा जो चादी है वो निपात संज्ञक है, और प्रादि है वो निपात संज्ञक है, ठीक है। इसके अलावा और कौन निपात संज्ञक हम मानते हैं उसको, तो ये क्या कह रहे हैं कि आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर अन्य एक अच, अन्य एक अच वाले निपात प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं। अब यहां पे भी उन्होंने फिर एक चीज दिखाई उन्होंने। एक तो क्या कहा उन्होंने सबसे पहले कि जो द्विवचन में प्रयुक्त इकारांत, उकारांत और एकारांत है वो प्रग्रह्य संज्ञक है। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि अदस शब्द से मकारांत, इकार, उकार और जो शब्द है म से लगे हुए, वो प्रग्रह्य संज्ञक है। अब ये तीसरी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके पहले इसे उन्होंने ये बता दिया है कि निपात क्या होते हैं, है ना। इससे पूर्व के दो सूत्रों में उन्होंने निपात बताया कि निपात कौन कौन से होते हैं। इसमें एक तो चादी होते हैं जो कि वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, उनका अपना अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वो अलग से कहीं भी यूं खाली रूप में कहीं प्रयुक्त नहीं होते उनका, लेकिन वाक्य के साथ में उनका प्रयोग किया जाता है। और प्रादि क्या होते हैं, जो कि है वो निपात ही है वो भी, लेकिन जब उनका धातुओं के साथ में संयोग होता है तो वो उपसर्ग या गति कहे जाते हैं, तो वो प्रादि हैं, ठीक है। अब वो जो है उन दोनों को उन्होंने क्या कहा, निपात कहा। अब यहाँ पे आप क्या कहने, प्रग्रह्य संज्ञा, उन निपातों में से प्रग्रह्य संज्ञा किसकी होती है, क्योंकि वो भी बहुत सारे हैं वर्ण, 22 उपसर्ग हैं, प्रादि हैं, और उसके अलावा आदि में भी पता नहीं कितने वर्ण होंगे उसके अंदर, गांव के अंदर उन्होंने दिया होगा। तो अब उसके अंदर से निपात कौन से हैं जिनकी की प्रग्रह्य संज्ञा होती है, तो वो उन्होंने बताया है कि आंग को छोड़ करके अन्य एक अच वाले, यानी कि जिसके अंदर केवल एक अच का प्रयोग हो रहा है, ऐसे जो निपात हैं उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। यानी कि दो स्वरों वाला अगर कोई निपात है, चाहे वो प्रादि हो, उसकी प्रग्रह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रग्रह्य संज्ञा उसी की होगी कि जिसके अंदर केवल एक अच है। अब जैसे कि हम प्रादि की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसके अंदर यानी कि दो इन्होंने बात कही थी उन्होंने कि एक तो निपात किसका होना चाहिए, कौन सा होता है निपात, एक अक्षर वाला हो, एकाक्षर हो, है ना, उसकी निपात की प्रग्रह्य संज्ञा होगी, ठीक है, एक अक्षर वाला होना चाहिए। दूसरा, वह अक्षर कैसा होना चाहिए, स्वर वर्ण ही होना चाहिए, ये भी कहा उन्होंने, स्वर वर्ण ही होना चाहिए,
ठीक है, ये दो बातें उन्होंने कही है इन्होंने, तब उसकी प्रग्रह संज्ञा होती है। यानी प्रग्रह संज्ञा के लिए ये दो चीजें आवश्यक होती है कि या तो एक तो एक अक्षर होना चाहिए, एक अक्षर वाला होना चाहिए, और दूसरा स्वर होना चाहिए उसमें, तो तब जाकर के इसकी जो होगी वो प्रग्रह संज्ञा होगी इसकी, ये इन्होंने कहा। तो ये अब जब ये बात कही तो हम इसको देखें अगर, तो प्रादि जो है 22 जो उपसर्ग बताए गए हैं उसके अंदर से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, वर्ड है जिसकी की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप देखिए प्र, वी, नी, सु, सम, निस, निर, दुस, दूर और उद। ठीक है, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि उन 22 में से ये 10 प्रादि ऐसे हैं जिनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि अब यहां देख रहे हैं ये प्र एक वर्ण वाला है और इसके अंत में अ आ रहा है, एकाक्षर है, अंतिम वर्ण वाला है, दोनों ही चीजें पूरी हो रही है। वी में भी यही हो रहा है, नी में हो रहा है, सु में हो रहा है। सम दिखने में दो अक्षर हैं, इसकी संज्ञा हो जाती है, ये खत्म हो जाता है तो खाली स बचा, है ना। तो ये भी वो इसी तरह से सबके साथ में ये के पीछे वाले जितने भी हैं हलंत हैं, ये सबके हलंत अंश तो संज्ञा हो जाएगी, और फिर ये पीछे एक एक जो शब्द बच रहा तो एकाक्षर ही हो गया ये, तो एकाक्षर है और साथ में क्या है, स्वर के साथ में युक्त है। तो ऐसे जो ये 10 प्रादि जो हैं ये क्या है, प्रग्रह संज्ञक कहलाते हैं। इनको हम प्रग्रह संज्ञक इसको कहेंगे इसको। और ये तो पता ही है कि जब प्रग्रह संज्ञा होगी तो क्या होगा, प्रकृति भाव होगा, प्रकृति भाव होगा तो संधि कार्य नहीं होगा इसके अंदर। अब जैसे कि इन्होंने इसके अंदर उदाहरण दिया कि ई इंद्र, ठीक है, यहाँ पे ई इंद्र यही इंद्र है, उस इंद्र को विशेष रूप से दिखाने के लिए ई इंद्र ये कहा इन्होंने। अब यहाँ पे जो ई इंद्र का प्रयोग है, या दूसरा इसमें एक साथ दोनों ही उदाहरण देख लेते हैं। उ उमेश यही शिव है, यही यानी कि ये यही है, निश्चित वाली जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये उ और ई, ये जो दोनों वर्ण हैं ये अद्रव्यवाची हैं, यानी कि अगर इसका हम खाली ई और उ के रूप में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। और जब हम इसको देखें तो ई इंद्र, ये ई और ई दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो सकता है, लेकिन यहां पर दीर्घ आदेश नहीं करके और इन्होंने क्या किया है, निपात एकाच जनांग, क्योंकि ये निपात है, एक अंग वाला है, स्वर है इसके अंदर, तो यहां पर इसको और इस ऊ की, इन दोनों की क्या हुई है, इससे प्रग्रह संज्ञा हुई है। ये प्रग्रह संज्ञा कहलाएंगे और प्रसंज्ञा कहलाने से इनका प्रकृति भाव होगा लुत प्रग्रह अच्छी नित्यम सूत्र से, और यहाँ पर इसकी संज्ञा नहीं होगी, तो ये ई इंद्र और उमेश ही रहेगा इसके अंदर। और इस ई इंद्र का मतलब कि ये ही इंद्र है, ठीक है, दो चार व्यक्ति खड़े हो तो उसमें यही इंद्र है, ये जब हम प्रयोग करते हैं ना, या यही उमेश है, यही महादेव है, जो भी बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी चीज का जोड़ दिखाने के लिए जब हम इस चीज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो होता है निपात के रूप में होता है, तो वहां पर प्रग्रह संज्ञा होती है इसकी, और प्रग्रह संज्ञा होकर के और इसका प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होकर के ये वैसा ही रहता है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि आंग को छोड़कर, ये एक स्पेशल बात कही है इसमें उन्होंने, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने शब्द देखे उसके अंदर आंग जो होता है वो भी प्रादय है, उपसर्गों के अंदर आता है, आंग भी एक उपसर्ग है, ठीक है, यानी कि आंग को छोड़कर, यानी कि आ जो है शब्द वो गित नहीं होना चाहिए, उसके पीछे ये ग नहीं आना चाहिए, तब वो इसकी निपात संज्ञा मानी जाएगी इसकी, है ना। तो निपात संज्ञा इसको तब कहेंगे, प्रग्रह संज्ञा होगी, निपात कहेंगे इसको। लेकिन अब कैसे पता चलेगी ये आंग है या नहीं है, इसका भी तो पता चलना जरूरी है ना, कि ये कैसे पता चलेगा कि क्या है, इसको हम निपात कब मानेंगे, कब इसको निपात मानेंगे, और जब इसको निपात मानेंगे तब उसकी प्रग्रह संज्ञा होगी। तो उस आ को कब निपात माने और कब नहीं माने, ये दोनों बातें आई इसकी, ठीक है। तो अब यहां पर इसके उदाहरण को देकर के ये स्पष्ट करते हैं कि एक इन्होंने उदाहरण दिया, आ एव नु
मन्य से। ठीक है, इसका अर्थ है कि आ एव नु मन्य से, तुम ऐसा मानते हो, तुम ऐसा ही मानते हो। जब जोर देते हम किसी बात पे, है ना, कि आ एव नु मन्य से, कि क्या यही मानते हो, यही चीज है। ये जो बात हम स्पष्ट रूप से करने जा रहे हैं इसको, तो यहां पर जो आ है, ये आंग नहीं है। ठीक है, इसको आंग नहीं कहेंगे तो आ प्लस एव, ये पीछे तो वाक्य है पूरा। ठीक है, तो आ प्लस एव, ये जब बात आई इसके अंदर, तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर वृद्धि हो सकती है, ए आ रही है तो आ के बाद में ए आ रहा है, वृद्धि हो सकती है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे वृद्धि नहीं करेंगे, इसको वृद्धि को बाध करके, वृद्धि का बात हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, निपात संज्ञा करेंगे। और निपात संज्ञा जब निपात क्योंकि एकांक जनांग इंगित नहीं है, ये केवल आ है, ये आंग नहीं है। ठीक है, और आंग नहीं होने से केवल आ है, एकाक्षर है, स्वर है, इसलिए इसकी निपात संज्ञा होगी। और निपात संज्ञा होने से आ एवं नु मन्य से ही रूप रहेगा, इसके अंदर संधि नहीं होगी और इसकी प्रग्रह संज्ञा होगी। और इसी का एक दूसरा उदाहरण जो है वो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने इसी दूसरे उदाहरण को दिया है कि आ एव केल तत्, कि हाँ वो ऐसा ही था, है ना। अब क्या वो ऐसा था, हाँ वो ऐसा ही था, आ एव केल तत्, वो वैसा ही था, वहां था। ये जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि उस बात पर पर्टिकुलर हम जोर देकर के कि नहीं दूसरी नहीं हो सकता, वही था, वैसा ही था, ये जब बात करते हैं तो वहां पर हम आ का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर भी आ जो है वो आंग नहीं है, ये केवल आ है। और आ होने से निपात वर्ण कहलाएगा, निपात होने से प्रग्रह संज्ञक होगा, प्रग्रह संज्ञक होने से प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से ऐसा ही रहेगा, और ये आ एव रूप ही रहेगा। ठीक है, अब ये इन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि इसको कैसे पहचाने कि आंग है या आ केवल आ है, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक श्लोक दिया है, उसका सामान्य अर्थ हम देख लेते हैं, सामान्य अर्थ की बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने 3 चीजें कही हैं कि एक तो कहा है कि वाक्य और स्मरण से जो भिन्न है, वाक्य और स्मरण से भिन्न अर्थ देने वाला, यानी कि वाक्य के अंदर जब हम प्रयुक्त करते हैं या किसी को याद करते समय में हम पर्टिकुलर उस चीज का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि एकाक्षर है और स्वर से युक्त है, तो वो निपात संज्ञक होगा। कब होगा कि जब हम वाक्य और स्मरण अर्थ में उसका प्रयोग करेंगे, चादी या प्रादिक। ठीक है, अब वो आगे शब्द आ रहा है केवल मात्र, बाकी तो वो क्लियर हो गया सारी चीज, तो इसकी बात कर रहे हैं वो। तो जब हम इसका प्रयोग वाक्य और स्मरण करके अर्थ में करते हैं तभी इंगित नहीं होता, ये केवल आ ही होता है, यहाँ पे ये निपात ही होता है। ठीक है, बाकी आंग कहां होता है कि एक तो ईशत के साथ में, ईशत का अर्थ कम होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ईशत विव्रत, विव्रत, ईशत विव्रत संवृत, जो प्रयत्नों का प्रयोग पड़ा था, ईशत का अर्थ कम होता है, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरा होता है क्रिया योग में, क्रिया योग में हम इसका प्रयोग करते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, तो इन चादी का या पादी का हम इसको प्रयोग करेंगे क्रिया योग में। एक होता है मर्यादा और एक है अभिविधि। ठीक है, ये इन 4 अर्थों में जब प्रयोग होता है निपातों का, तो उनकी प्रग्रह संज्ञा नहीं होती है इन 4 अर्थों में। ठीक है, ईशद यानी कम अर्थ, क्रिया योग किसी धातु के साथ में जुड़ने पर उपसर्ग बन जाएंगे ये। ठीक है, मर्यादा, मर्यादा का अर्थ एक सीमा, निश्चित सीमा, वो मर्यादा है, यहां से वहां तक एक बाउंड्री खींची हुई है ना, तो सीमा निश्चित। और अभिविधि अनिश्चित सीमा है, जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित सीमा। ठीक है, ये अभिविधि। अब यहां पर जो कहा इन्होंने कि इन 4 के साथ में जब निपातों का प्रयोग होता है तो उनकी प्रग्रह संज्ञा नहीं होती है, ये आंग होते हैं जब हम इसका प्रयोग करते हैं। आजीवन, है ना, आजीवन का प्रयोग किया तो यहां पर ये जब बनाएंगे इसका शब्द तो ये आंग प्रत्यय होता है, गित होता है, फिर इसका लोप हो जाएगा, उस तरह से प्रयोग बनेगा। तो ये आंग कब होता है कि जब निपात इन 4 के साथ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये तो प्रादि ये भी। ठीक, लेकिन इसको निपात कब मानेंगे कि जब ये वाक्य और स्मरण अर्थ में जब इसका प्रयोग आ किल एवं, हाँ वैसा ही था, है ना। तो ये आ जो शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, वो आ शब्द केवल मात्र निपात है और इसके प्रग्रह संज्ञा होगी इसके अंदर, ये आंग नहीं कहलाएगा यहाँ पे।
तो वाक्य और स्मरण अर्थ में जब हम आ का प्रयोग करते हैं तो वो आंग नहीं होता है, केवल आ होता है, जो कि चादी के अंतर्गत आता है। जो हमने चादी पढ़ा था ना, चादीगण समूह, उस चादीगण समूह के अंदर ये आ आता है। तो ये वाक्य और स्मरण के अर्थ में इस आ का प्रयोग होता है, यानी कि जहां पर भी कोई वाक्य लिखा हुआ है, स्मरण अर्थ का प्रयोग हो रहा है और वहां पर अगर ये आ शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चादी है और इसकी निपात संज्ञा होगी, और निपात संज्ञा होकर के क्या होगा, प्रकृति भाव होगा इसका, प्रग्रह संज्ञा होकर के, प्रग्रह संज्ञा होकर के निपात पात हुआ, निपात संज्ञा होकर के प्रग्रह संज्ञा और फिर प्रकृति भाव हुआ। लेकिन अगर इन अर्थों में आंग का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर ये आंग होगा, आगच्छति। जब हम ये बात करते हैं तो वहां पर आंग है, वो आ नहीं है, है ना, तो वो प्रादि के अंदर आ जाएगा। यानी कि जब आ का प्रयोग है तो वो चादी के अंदर है, आंग का प्रयोग है तो वो प्रादि के अंदर है। आ का प्रयोग कब कहां है, वाक्य और स्मरण के साथ में। आंग का प्रयोग ईशत, क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि, इनके साथ में प्रयोग होता है तो ये आंग होता है। तो इस प्रकार से क्या कहा इन्होंने कि यदि आंख को छोड़ करके अन्य एक अच वाला निपात होता है तो उनकी प्रग्रह संज्ञा होती है, और प्रग्रह संज्ञा होती है तो क्या होता है, उसका प्रकृति भाव होता है। और प्रकृति भाव होकर के ये, अब इसका एक उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि ओष्णम, ठीक है, ओष्णम यानी कि जहां कम ईंधन है वहां पर उन्होंने कहा कि आ उष्णम, अउष्णम की यहां पर जो क्या है वो ईंधन कम है, उष्णम कम ईंधन वाला जिसको कहते हैं। अब यहां पर ये आ जो है ना, ये आ चूंकि उष जलाना के अर्थ में धातु है, ये उष यानी जलाना, जलाने वाली जो चीज है, ठीक है। अब तो ये धातु के साथ में प्रयोग हो गया आ का, तो दिखता हुआ क्लियर हो गया कि ये जो क्या है ये आंग है, क्योंकि धातु के साथ में प्रयोग हो रहा है, वाक्य के साथ में नहीं है इसका प्रयोग, इसलिए ये आंग है यहाँ पे, ठीक है। और ये आंग है तो ग की संज्ञा हो गई, आ बच गया, फिर आया उष्णम, इसकी संधि हो गई, संधि होने के बाद में इसका क्या रूप बना, संधि कौन सी होगी इसके अंदर, आ और उ है, कौन सा आदेश होगा, ओ आदेश होगा, ओष्णम, दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है ना, तो ये रूप बनेगा हमारा ओष्णम, ठीक है। तो ये गुण संधि यहाँ पे होती है, तो गुण संधि गुण एकादेश होकर के ये गुण संधि का रूप बनता है हमारा। तो ये कब बना, यहाँ पे इसको देख करके पता चला कि उष धातु है और इसके बाद में ये आ लगा हुआ है, तो इस आ को देख करके ये नहीं कहना है कि ये निपात है, ये आंग है, ये प्रादि है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया के साथ में लगा हुआ है, धातु के साथ में लगा हुआ है। अगर ये आ वही अगर वाक्य के साथ में लगा था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आ किल्तत, वो वाक्य के साथ में लगा हुआ है, तो वहां पर वो चादी है और चादी होने से उसकी निपात संज्ञा हुई है। तो ये यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इस चीज को लेकर के। और इसके बाद में एक अगला जो सूत्र आता है हमारा, वो सूत्र है ओत। अब ये क्या है, ये ओदंत जिसके अंत में है, ओदंत है ना, यानी कि ओदंत है जो ऐसा निपात, उसकी भी क्या होती है, उसकी भी प्रग्रह संज्ञा होती है। यानी कि ऐसा निपात जो ओदंत है जिसके अंदर ओ आ रहा है, ऐसा अगर कोई निपात है तो उसकी भी क्या हो जाती है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रह संज्ञा होगा तो क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। जैसे कि अहो ईशा, ठीक है, अहो प्लस ईशा, ह के बाद ओ और फिर ईशा, ठीक है। अब ये अहो जो है ये भी चादी के अंदर आएगा, क्योंकि क्रिया के साथ में तो है नहीं है, प्रादि तो है नहीं है, प्रादि के अंदर इसकी गणना नहीं है, तो ये चादी है, चादी है, ओ है, ओदंत है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा, इस ओत सूत्र से इसकी निपात संज्ञा, निपात संज्ञा होकर के ये प्रग्रह बनेगा, प्रग्रह संज्ञा, और प्रग्रह संज्ञा होने से प्रकृति भाव होगा प्रुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से, और यहाँ पे ये रूप ऐसा ही रहेगा अहोनिशा।
यूरोप ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा दीर्घ संधि के बारे में कुछ सूत्रों को पढ़ा है, और इसके आगे के जो सूत्र हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप ये समझ लें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप इनको आगे विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे तो वो भी एक तरह से मेरे लिए क्या कह सकते हैं, एक अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं ये कह सकती हूँ उसके लिए। धन्यवाद।